हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने देखो 9th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने आपको करा दी थी। और उसमें अपन ने सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन कर लिया, फिर पशु प्रजनन यानी एनिमल ब्रीडिंग कर ली, उसकी प्रोसेस पढ़ लिए थे, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन यानी इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। फिर आज देखो, हालांकि ये इसी से रिलेटेड है, अपन एक नई टेक्निक कर रहे हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी आ जाता है इसका MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, और हिंदी में बोलते हैं इसमें यह है बहु अंडोत्सर्ग भ्रूण स्थानांतरण तकनीक। अंडरलाइन कर लो क्योंकि कभी ये फुल फॉर्म में भी आ जाता है। अब इसके देखो नाम से पता चल रहा है, सबसे पहले मल्टीपल ओव्यूलेशन या बहु अंडोत्सर्ग। और जब अब आप आजकल पढ़ भी रहे हो और वैसे भी आपने पढ़ा है कि फीमेल में जो है अधिकतर, वैसे एनिमल्स का दूसरा है, लेकिन अगर हम गाय भैंसों की बात देख करें तो उसमें भी एक ओवुलेशन में या अंडोत्सर्ग में एक ही अंडा है वो डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पर जो है हम ऐसे हार्मोन देते हैं जिसे जैसे FSH हार्मोन है, तो उस हार्मोन को देने से क्या होता है, एक की जगह 6 से 8 जो एग्स हैं वो बन जाते हैं। तो सबसे पहली बार मल्टीपल ओव्यूलेशन मतलब यही हो गया कि एक की जगह 6 से 8 अंडे बनना। और फिर उसके बाद में हम कृत्रिम क्रिया द्वारा यानी कि आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड प्रोसेस से इसमें जो है स्पर्म या शुक्राणु उसको प्रवेश करवाते हैं। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और लगभग 8 से 32 यानी 8 to 32 सेल का जब एम्ब्रियो या जाइगोट हो जाता है तो उस समय जो है उसको दूसरी जो गाय होती है उसमें जो है ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। और इसमें जब प्रोसेस किया जाता है तो अब अपने को कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जिस मदर में हम ये काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी गुण वाली यानी उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब जो गाय की अगर अपन बात करें तो क्वालिटी में हमें क्या चाहिए कि मिल्क प्रोडक्शन उसका बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो वो जो है उसको हम बोलते हैं जो कि मदर हम ले रहे हैं। और हम इसका जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो निषेचित जाइगोट हमने करा है, उस जाइगोट को हम ऐसी गायों में ट्रांसफर करते हैं जो कि किसी कारणवश नॉर्मली या सामान्य है और उनमें जो है उनकी अगर क्वालिटी देखें तो उनमें मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं है। तो उस समय हम इनमें एग को फर्टिलाइज्ड एग को डाल देते हैं जिससे उनमें डेवलप होता है। अब यहाँ पे देखो आपके इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर क्या होती है कि सबसे पहले तो जो मदर है उसको, और फिर मतलब जिसमें हमने ये प्रोसेस किया उसको तो हम डोनर बोलते हैं, और जिनमें ये प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं सैरोगेट मदर। कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो जिसमें दूसरे जो जाइगोट है वो डेवलप होते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सैरोगेट मदर। अब देखो यही प्रोसेस मैं आप लोगों को डायग्राम में भी बता रही हूँ कि यहाँ पे मदर या जिसको आप डोनर काऊ कह सकते हो, उसमें हम कृत्रिम क्रिया द्वारा इंसेमिनेशन या शुक्राणु प्रविष्ट करवाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान जिसे बोलते हैं। और उसी में निषेचन होता है। निषेचन के बाद में जैसे यहाँ लिखा हुआ है कलेक्ट oocyte, जब ये इसके अंडे हैं वो अंडे को निकाल लिया जाता है और फिर उनको फर्टिलाइजेशन किया जाता है। फर्टिलाइजेशन भी आर्टिफिशियल है। उसके बाद में ये देखो 4 से 8 और इस तरीके से 8 से जब 32 यानी कि 32 सेल का हो जाता है, उस समय जो है जो दूसरी गाय है, ऐसी गाय जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती है, उत्पादन की क्षमता कम होती है,
उनके गर्भाशय में इन अंडों को, निषेचित अंडों को डाल दिया जाता है और फिर वो अंडे देते। तो इससे हमें क्या फायदा होता है, एक तो हमें जैसे कम समय में, अब एक गाय एक बार में एक ही बच्चा देती है, लेकिन यहाँ पे हम इस एक गाय से एक टाइम में कम से कम 6 से 8 बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी क्या, उनकी भी गुणवत्ता, ये क्वालिटी क्या है, बहुत अच्छी है। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक कहलाती है MOET, यानी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब देखो, इसी से रिलेटेड टॉपिक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान। और इसमें हम एक प्रोसेस लेते हैं जिसमें अच्छे, या जिसको अपन वांछित लक्षण वाले जो मेल होते हैं, उनमें से शुक्राणु को विशेष क्रियाविधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद में उन शुक्राणुओं को, जैसे अपन कोई भी चीज फ्रीज में रखते हैं, ऐसे यहाँ पे भी फ्रीज में रखी जाती है, और जब भी आवश्यकता होती है तब इन स्पर्म या शुक्राणु को कृत्रिम गर्भाधान के लिए यूज में कर सकते हैं। जैसे MOET है, इसमें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमें अच्छी क्वालिटी के जो है पशु प्राप्त किए जाते हैं। अब देखो, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म्स एनिमल, यानी फार्म और फार्म पशुओं का प्रबंधन। तो जैसे आप लोगों ने आजकल देखे हैं कि बहुत गांव में और थोड़ा शहर में भी आप लोगों को डेयरी फार्म्स वगैरह मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका मैनेजमेंट देखना है। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर जो भी हम फार्म हाउस जिसका भी लगाते हैं, चाहे वो गाय भैंस का लगाएं, चाहे मुर्गी का लगाएं, चाहे मछली के लिए लगाएं, किसी के लिए भी लगाएं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जिससे कि हमारा ये फार्म का जितना भी हमारा उद्देश्य है या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा हो सके। अब देखो, सबसे पहले तो हम, क्योंकि ये सारा काम कैसा है, अपना थोड़ा व्यवसाय के रूप में, कॉमर्शियल रूप से, तो यहाँ पे हमें इतना अच्छा हम करें कि हमें जो इकोनॉमिक या आर्थिक रूप से भी इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। तो इसके लिए देखो, कुछ चीजें हैं जिनकी हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें डेयरी फार्म मैनेजमेंट का ध्यान रखना है कि इसमें हम ऐसी चीजें ले सकें जिससे कि हमें अच्छी तरीके से हमारी इनकम भी हो, प्लस पशु वगैरह उनका भी ध्यान रख सके। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है नस्ल या ब्रीड। तो कल भी मैंने आपको बताई थी कि जो भी हमें ब्रीड है, जो कि मॉर्फोलॉजिकल या आकारिकी रूप से अगर एक जैसे समूह है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नस्ल। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब भी हम फार्म स्टार्ट करते हैं तो हमें अच्छी नस्ल वाली, यानी कि हमारी जो ब्रीड है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर अपन एक एग्जांपल देखें कि हमें गाय के लिए बनाना है, डेयरी के लिए, तो हम उसमें अच्छी नस्ल वाली गायों को रखेंगे जिनका की मिल्क प्रोडक्शन क्या हो, बहुत अच्छा हो। फिर उसके बाद में अगर हम मेल भी लेंगे तो वो मेल भी जो है अच्छे कैरेक्टर वाला होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट हम ध्यान रखते हैं तो वो क्या है, पशु आहार, यानी हम जो उनको खाना खिलाते हैं, जो एनिमल फूड है, वो फूड भी कैसा होना चाहिए, बैलेंस फूड। जैसे आप अपने उसमें भी करते हैं कि हमें कैसा खाना चाहिए, संतुलित या बैलेंस डाइट, जिसमें कि न्यूट्रिशन वैल्यू या पोषक चीजें अच्छी हो। तो यहाँ पे दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है। उसके बाद में है आवास। आवास मतलब हैबिटेट, कि हम जहाँ उनको रख रहे हैं वो सारी जो उसका रखने की जगह है वो भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पे टेम्परेचर का हमें ध्यान रखना है, हमें जो नमी या ह्यूमिडिटी है उसका ध्यान रखना है, एयर का ध्यान रखना है, वायु का, यानी कि घुटन ना हो, चारों तरफ से खुला हो। फिर हमें साफ सफाई जो है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है इसका हैबिटेट या आवास इस तरीके का होना चाहिए।
फिर उसके बाद में पशु स्वास्थ्य, यानी कि हमें उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, जैसे मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, कि थोड़े से भी अगर बीमार हुए या हमें डल थोड़े से भी दिखाई दिए तो जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं या और कोई उनसे संबंधित हैं उनको दिखा के हमें उनको उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे टाइम पे हम में जैसे वैक्सीनेशन होता है वैसे इनमें भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। इस तरीके से जो है हमें उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हम जो फार्म हाउस लगा रहे हैं तो उस फार्म हाउस में या तो हमें इससे संबंधित कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कोई प्रशिक्षण लेना चाहिए ताकि हम इन सारी चीजों को आसानी से कर सकें। और अगर हमारे पास ऐसी चीज नहीं है तो हमें ऐसा ट्रेनर या ऐसा हमारे पास में प्रशिक्षण होना चाहिए ताकि हम आसानी से उसको लेके अपनी इन सारी सुविधाओं को पूरा कर सकें। फिर उसके बाद में 6th पॉइंट है अपना रिकॉर्ड रखना और निरीक्षण करना। रिकॉर्ड काय के लिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में 100 एनिमल हैं तो हम हर का एक अपना लिख के ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहेगा कि कौन सी क्या चीज है। तो इस तरीके से जितना भी काम है उन सारी कामों को हमें लिख के एक रिकॉर्ड में रखना चाहिए कि बाय चांस अगर हम नहीं है तो कोई दूसरा उन चीजों को देखकर उन्हें, चाहे अगर अपन को मेडिसिन देनी है या कोई और चीज जो भी संबंधित है, उन सब चीजों को हमें एक बुक में रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए। फिर उसके बाद में है, अब ये सारी चीजें हमारी हो गई। फिर जो भी हम प्रोडक्शन करवा रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए डेयरी हमारे पास में है तो हमारे पास में आपको पता है कि दूध है, अगर आप दूध को 3-4 घंटे ऐसे ही खुला छोड़ दो तो उसमें इन्फेक्शन की वजह वो क्या हो जाता है, खराब हो सकता है। तो हमारे पास में सबसे पहले जो भी हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, दूध है तो दूध को रखने के लिए जो भंडारण या स्टोर होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि अगर बाय चांस हम नहीं इधर उधर बेच सकें तो हम जो उचित तापमान होता है, जैसे अपने फ्रिज है तो फ्रिज में हम काफी चीज रख लेते हैं, तो इस तरीके के बड़े बड़े वहां पे फ्रिज होने चाहिए ताकि हम उसको रख सकें। फिर उसके बाद में है ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो भी चीज है हमें कहीं और भेजनी है तो हमारे पास में जो परिवहन का या ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो भी कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए ताकि हम ये सारा काम इजीली कर सकें। तो ये कहलाता है मैनेजमेंट, जिसमें आपको कई चीजें मैंने बता दी कि सबसे पहले हमें जो है ब्रीड का ध्यान रखना है, फिर उसके फूड का ध्यान रखना है, फिर उसकी हेल्थ का ध्यान रखना है, फिर उसके आवास का ध्यान रखना है, फिर उसके बाद में जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं, वैक्सीन वगैरह उसका ध्यान रखना है, सारी चीजें वो रिकॉर्ड करनी है। फिर उसके बाद में उसका स्टोरेज कैसा होना चाहिए, उसकी मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीजें, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, मैनेजमेंट में। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा टॉपिक है श्वेत क्रांति, या जिसे बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब आपको पता है कि दूध सफेद रंग का होता है, तो इसके प्रोडक्शन में, इसके उत्पादन की मात्रा बढ़ाने को, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रांति मतलब क्या होता है, कि बहुत एकदम से बहुत तेज चीज करना, तो वो कहलाती है श्वेत क्रांति। और इसमें जो है दूध का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा करवाया गया था और ये इंडिया में हुई थी, और इसका नाम भी पहले रखा गया था ऑपरेशन फ्लड, यानी कि इतना ज्यादा दूध की नदियां बहने लगे, बाढ़ आ जाए दूध की, तो इसके तहत किया गया था। तो ये जो चीज है, जो अपने जैसे 5 ईयर प्लान्स होते हैं उसके अंदर ये काम किया गया था, और उस समय जो है ऑपरेशन फ्लड से जो है बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला था। तो ये जब, हालांकि अपने अलग अलग तरीके की क्रांति होती है, जैसे मान लीजिए कि दूध के लिए की तो व्हाइट रिवॉल्यूशन, अगर हम अंडे या एग के लिए करते हैं तो सिल्वर, अगर हम मस्टर्ड के लिए करते हैं तो येलो। तो इस तरीके की कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन,
फिर अगर हम खाद वगैरह फर्टिलाइजर के करते हैं तो हम उसको ब्राउन रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। और अगर वैसे देखें तो इस समय जो है अपना 5 ईयर प्लान का 3rd स्टेप चल रहा है, जिसमें कि व्हाइट रिवोल्यूशन चल रही है। अब देखो, डेयरी फार्म के बाद में फिर हमारे पास में अगला आता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, यानी कि जहां मुर्गियों को रखते हैं। और मुर्गियों का जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मुर्गी की कोई भी चीज है वो खराब नहीं होती है। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि हमें इससे एग मिलते हैं, फिर उसके बाद में इससे मीट भी मिलता है। और इनसे, क्योंकि इनकी जो बीट होती है, इसकी जो एक्सक्रीटा होती है, उसको हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर में। तो इस तरीके से जो है हम सभी रूप से जो है इसको मुर्गी को काम में ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे अपन ने सारी चीजों का ध्यान रखा था डेयरी फार्म में, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अपने को बहुत सारी चीजें उनका ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है मेंटेनिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर। कभी आपने पोल्ट्री फार्म देखा हो तो उसमें लाइट के लिए बल्ब वगैरह हीट के लिए लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो टेम्परेचर का रखना है। फिर उसके बाद में साफ सफाई है, तो हाइजीनिक हाउसिंग, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन बढ़ता है तो पूरी की पूरी जो पोल्ट्री फार्म में जितनी भी मुर्गियां वगैरह होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। फिर उसके बाद में जो उनका फूड है वो फूड भी कैसा होना चाहिए, प्रोटीन रिच होना चाहिए, नहीं है उसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है। फिर उसके बाद में विटामिन है, तो ए और के इनकी जो है वो भी ज्यादा होना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, क्योंकि बहुत जल्दी जो मुर्गी है उनको बीमारी लगती है, तो उनमें जो कीड़े मकोड़े या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे उनको बचाकर रखना चाहिए। अब देखो, अपने को यहाँ पे मुर्गियों की सबसे पहले नस्ल, जैसे अपन ने वो गाय के लिए देखी थी, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें नस्ल का ध्यान रखना है, ब्रीड का रखना है। तो यहाँ पे देखो कुछ इंडिजिनस जो अपनी इंडियन की भारतीय ब्रीड्स हैं उनके नाम दे रखे हैं, कि जैसे मान लीजिए असील है, तो ये राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वहां पे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। फिर है बरसा, तो ये गुजरात महाराष्ट्र में। फिर है चित्तागोंग, ये जो है ईस्टर्न इंडिया। फिर है एक करकनाथ, ये मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कुछ वैरायटीज दे रखी हैं जिनके नाम कभी कभी आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे जब अपन पोल्ट्री की बात करते हैं तो हमें केवल ये ध्यान रहता है कि मुर्गी, लेकिन मुर्गी के साथ में एक टर्की होता है, बतख होता है। तो आजकल इनका भी जो है प्रोडक्शन किया जा रहा है। और इनका जो प्रोडक्शन किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, मीट के लिए, मांस उत्पादन के लिए करते हैं। अब देखो, अपने मुर्गी जो है उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है ब्रॉयलर्स और एक होती है लेयर्स। तो ब्रॉयलर्स जो होती हैं उनको जो मेन किसके लिए, मीट वगैरह के लिए किया जाता है। और जो लेयर्स होती हैं, इनको इंग्लिश में भी यही, हिंदी में भी यही बोलते हैं, तो वो अंडे के लिए तो हम लेयर्स लेते हैं और मीट के लिए हम क्या लेते हैं, बॉयलर्स लेते हैं। और यहाँ पे जैसे आपको मैंने बता भी रखा है कि कौन कौन सी अपने पास में वैरायटीज हैं। तो जो बॉयलर्स है उसमें अधिकतर हम करते हैं फ्लाई माउथ रॉक, ये एक ब्रीड है। और लेयर्स के लिए अधिकतर जो है व्हाइट लेग हॉर्न, ये ब्रीड होती है जिनको यूज किया जाता है पोल्ट्री फार्म में। उसके बाद में नस्ल के बाद में फिर हम करते हैं आवास या हैबिटेट, कि इनका भी जो है एयर के हिसाब से, लाइट के हिसाब से, वाटर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, इन सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और इनमें जो है जमीन नीचे कच्ची होती है और उसके ऊपर ये लोग जो लकड़ी होती है, वुड पाउडर जो होता है, लकड़ी का बुरादा, उसको काम में लेते हैं, या सूखे पत्ते हैं वो लेते हैं, ताकि अगर थोड़ी भी ह्यूमिडिटी हो तो वो उसको एब्जॉर्व कर ले। फिर आपको भोजन, तीसरा अपने पास में भोजन, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इनका जो फूड है वो भी न्यूट्रिटिव होना चाहिए, बैलेंस डाइट वाला होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट,
मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, विटामिन में आपको ए और के दिखाया था। तो इन सब की मात्रा होनी चाहिए। फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है इनका स्वास्थ्य, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है इन्फेक्ट हो जाती हैं, और एक भी अगर हुई तो सारी की सारी जो मुर्गियां हैं वो एक साथ मर जाती हैं। और इनमें कई तरीके की डिजीज होती हैं। तो कुछ जीवाणु से होती हैं, यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, और फंगस यानी कवक। तो इन सब से के कारण जो इनमें कई तरीके की बीमारी होती हैं, और उनसे हमको इन्हें बचाना होता है। अब इसमें देखो, सबसे अगर आपने नाम सुना रानीखेत, ये जो बीमारी है, ये बीमारी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, और ये वायरस के कारण होती है। और इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया की देखें तो फाउल कॉलेरा, और अगर हम फंगस की देखें तो इसे सब लिख लेना इसमें से। तो ये होती है एफ्लाटॉक्सिकोसिस। तो ये जो है डिजीज वो किसके कारण होती है? फंगस के कारण होती है। और इसीलिए जो है इनमें अपने को बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जैसे अब मैंने दे भी रखा है कि पैरासाइट यानी परजीवी है, कुछ एक्सटर्नल होते हैं जैसे लाइस है, माइट, लाइस होते हैं, जुएं होते हैं, फिर माइट्स होती हैं कि चीचड़ी वगैरह, टिक, फ्लिया, तो ये इनके बॉडी के बाहर लग जाते हैं। अगर अंदर देखें इंटरनल, तो राउंड वर्म्स जो कीड़े होते हैं, टैप वर्म है, जो हेलमिंथेस में अपन पढ़ते हैं वो हैं। फिर अगर हम प्रोटोजोन्स देखें, प्रोटोजोआ, तो इसमें जो है कोकीडियोसिस और ल्यूकोसाइटोजूनोसिस, ये जो है प्रोटोजोआ होते हैं जो कि इनके डिजीज करते हैं। फिर अगर हम बैक्टीरिया में देखें तो इनमें भी टाइफाइड है, फाउल कॉलेरा है, तो ये इस तरीके के बैक्टीरिया से डिजीज होती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? वायरस। जो वायरस से होती है, रानीखेत हो गई, फाउल पॉक्स हो गई, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, तो बहुत सारे यहाँ पे डिजीज हैं जो इनके कारण होती है। फिर फंगल है तो एस्परजिलस जो फंगस होती है उससे, मोनियस है उससे, तो इनमें बहुत सारी जो है डिजीज यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो आप जैसे गाय वगैरह में अपन ने ट्रेनर जो होते हैं उनसे ट्रेनिंग ली जाती है। वैसे भी अगर आप देखो तो फार्म हाउस के लिए हमें सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी होती है। तो उस तरीके से ट्रेनिंग से हम ये सारे काम कर सकते हैं। फिर रिकॉर्ड रखना कि सारी जितनी भी मुर्गी वगैरह है उनका सारा, कि कब उनको वैक्सीनेशन हुआ, कब उनके फूड दिया गया, तो इन सब का रिकॉर्ड रखना है। फिर इनसे जो भी प्रोडक्शन हमें मिल रहा है, अंडे वगैरह, उनका ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट, और आपने अभी भी नाम सुना होगा, बर्ड फ्लू। ये एक डिजीज यहाँ पे होती है, और ये भी वायरस से होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो वायरस है, हालांकि ये वायरस मुर्गियों में ज्यादा होते हैं, इसमें ध्यान रखना है, लेकिन इसके कारण जो है हम में भी ये डिजीज हो जाती है। क्योंकि जैसे मीट वगैरह है अगर जो खाते हैं तो उनके थ्रू वायरस जो है एक से दूसरे में ट्रांसफर होता चला जाता है। और ये बर्ड फ्लू वायरस का जो फीवर है वो ह्यूमन वगैरह में होता है। और इसका जो कभी कभी नाम भी पूछ लेते हैं, तो H5N वायरस है जिससे बर्ड फ्लू होता है, और इससे धीरे धीरे मनुष्यों में या ह्यूमंस में भी चला जाता है। और इसके सिम्टम्स अपने को दिखाई देते हैं कि वायरस है, तो बुखार आ रहा है, बॉडी पेन होता है, खांसी वगैरह। तो ये यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट आपके यहाँ डिजीज दी हुई है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आज हो गया कंप्लीट। फिर अपन इसका फिश का और 2 और दिए हुए हैं, मधुमक्खी और फिश, इनकी भी पूरी वही चीजें हैं जो कि अभी मैंने पोल्ट्री में देखी थी, इसको मैं कल कराऊंगी। ओके, थैंक यू।